आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। कालाधन मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त मौक़िफ़ के बाद मरकजी हुकूमत ने 627 लोगों के नामों की लिस्ट अदालत उज़्मा को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सील बंद लिफाफों को खोलने से इनकार करते हुए इसे SIT के जरिए इन्हें खोले जाने की हिदायत दी है। उधर ब्लैक मनी की जांच के लिए कायम SIT के चेयरमैन जस्टिस MB शाह का कहना है कि हुकूमत के जरिए सौंपी गई इस नई लिस्ट में कुछ भी नया नहीं है। सरकार के जरिए जो भी हकायक पेश किए गए हैं वो SIT के इल्म में पहले से ही है। अब सवाल यह है कि UPA हुकूमत में ब्लैक मनी पर बावेला मचाने वाली BJP इख्तिदार में आते ही वही पॉलिसी अपना रही है जो UPA ने अपनाई थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि BJP भी इस मुद्दे पर दोहरा मयार अपना रही है? हुकूमत के ऐसे रवैये से क्या ब्लैक मनी मुल्क में वापस आ पाएगा? इन्हीं सवालात का जवाब टटोलने के लिए आज हमारी बहस में शिरकत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती जी, जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, कमाल फारूकी साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के सरबराह रहे और एक जाना माना मुस्लिम चेहरा, कांग्रेस के लीडर प्रणव झा, सीनियर सहाफी अजय कुमार और OB के जरिए BJP दफ्तर से बराह रास्त हमारे साथ बहस में शरीक होंगे पार्टी के स्पोक्समैन संबित पात्रा साहब। आप सभी का खैर मकदम है। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं खुली बहस। मरकजी हुकूमत ने काले धन पर 627 नामों की लिस्ट सीलबंद लिफाफों में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। मरकज ने इससे बड़े दस्तावेज और स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंप दिए हैं। अब अदालत ने इन लिफाफों को SIT को सौंप दिया है और उससे 31 मार्च 2015 तक जांच पूरी करने का हुक्म दिया है। सवाल यही है कि नामों की लिस्ट मिलने के बाद भी क्या ब्लैक मनी मुल्क में वापस आएगा? देखिए एक रिपोर्ट। कालाधन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद मोदी हुकूमत ने अदालत में 3 सीलबंद लिफाफों में 627 लोगों की एक लिस्ट जमा कर दी है। इस लिस्ट में शामिल 627 लोगों पर बैरूनी ममालिक के बैंकों में अपनी काली कमाई छुपाने का इल्जाम है। अदालत ने साफ किया कि वो इन सीलबंद लिफाफों को नहीं खोलेगी, बल्कि SIT के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इन लिफाफों को खोलेंगे और जाँच आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने SIT से भी 30 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसकी बिना पर 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर SIT के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, अपने प्रोसीजर से और अपने ही हिसाब से। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने ब्लैक मनी मामले पर मोदी हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस का इल्जाम है कि BJP ने कोर्ट के फटकार के बाद नाम सौंपे हैं। अब उसे वादे के मुताबिक गैर मुल्क से कालाधन वापस लाकर लोगों में बांटना चाहिए। Certainly it would be wrong and misleading for anyone to take credit for what is entirely a court order. In fact, जो हिंदी में कहावत है, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, 3 नाम निकलने के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ये हुआ है। इसलिए आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फॉल्स टू सजेस्ट दैट यू मस्ट टेक क्रेडिट फॉर इट। अरे उसको छोड़ो, लिस्ट तो कभी भी मिलता हमको। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने समझा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, नहीं तो आए क्यों ये दरखास्त करना। दो दिन आर्ग्यूमेंट किया है, आखिर उसके बाद विथड्रॉ कर दिया उन्होंने। कितना पॉजिटिव क्या करते हो सर? कितना पॉजिटिव चेंज मानते हैं इसे? बहुत अच्छा चेंज मानता हूं, मगर ये चेंज सरकार की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ग्लोरी है। दिस इज नॉट अ क्रेडिट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री और टू द अटॉर्नी जनरल। वही BJP सफाई दे रही है कि उनकी पार्टी हमेशा से ब्लैक मनी रखने वालों के खिलाफ सख्त रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, इसका नियत बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पे जिन लोगों ने हिंदुस्तान से बाहर काला धन रखा है उन लोगों के नाम को उजागर करना और काले धन को हिंदुस्तान में वापस लाना। कालाधन आम इंतखाबात में एक बड़ा मुद्दा बना और मोदी ने इस नाम पर आवाम से वोट भी मांगे। अब लोगों में बेचैनी इस बात की है कि बैरून मुल्क में भारत का कितना काला पैसा जमा है और ये कितनी जल्दी मुल्क वापस आ जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या तमाम तरह के मुल्की और गैर मुल्की कानून से बधी सरकार ब्लैक मनी को मुल्क वापस ला पाएगी? आलमी समय ब्यूरो रिपोर्ट।
नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में ये बहस छिड़ी हुई है कि काला धन कब वापस आएगा। याद रहे कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले थे तो नरेंद्र मोदी साहब ने और बीजेपी के सारे लीडर ने इसको बहुत बड़ा इशू बनाया था और इस हद तक इशू बनाया था कि 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात की थी। हमारे साथ डिस्कशन में मौजूद हैं संबित पात्रा, जो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं। बातचीत की शुरुआत उन्हीं से करते हैं, चलते हैं संबित पात्रा के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पात्रा साहब अब क्या हुआ, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक स्थिति वही है कि हम लोग कहीं से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि अगर राम जेठमलानी की बात करें तो उन्होंने कहा है और एमबी शाह ने भी कहा है कि वो अभी भी वही सारी चीजें हैं जो पहले थी, कोई नई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई नई पहल नहीं हुई, हम 1 इंच में इसमें आगे नहीं बढ़ पाए। क्या कहिएगा संबित जी? नहीं, पूरे विषय को ध्यान से और बहुत मैच्योरिटी के साथ समझने की आवश्यकता है जी। आप देखिए, एमबी शाह ने जो कल कहा है, वो एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जो लिस्ट सरकार ने हमें 26 जून 2014 को दिया था, वही लिस्ट कल हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया जी। तो एक तरह से इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट हमें कहती कि आप हमें लिस्ट दीजिए, उससे पहले ही इस सरकार ने एसआईटी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही गठित है, उस एसआईटी को वो तमाम 627 नाम लिफाफे में बंद करके दे चुकी थी। इस सरकार का इंटेंशन बिल्कुल स्पष्ट है कि वो चाहती है कि जिन लोगों के नाम है उन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट हो और वो धन हिंदुस्तान में वापस आए। नंबर 1, आपको याद होगा जिस एसआईटी के गठन को लेकर इससे पहले कांग्रेस की जो सरकार थी उसकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं थी। उन्होंने एसआईटी को रोकने का पूरा कोशिश किया, बल्कि आपको मेरे पास वो रिपोर्ट भी रखा हुआ है जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का 2011 में। आप देखिए, उस समय सॉलिसिटर जनरल जो यूपीए के थे, उन्होंने बहुत जोर शोर से वॉसिफरसली अपोज दी एसआईटी फॉर्मेशन, उन्होंने अपोज किया। बिल्कुल सही, ये बात हम कांग्रेस के स्पोक्समैन से पूछेंगे, कांग्रेस के लीडर से पूछेंगे, लेकिन आपसे ये जानना चाह रहे हैं संबित जी। बिल्कुल कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है वो ढुलमुल रहा है, ये आप सही कह रहे हैं। 2011 के बाद एसआईटी नहीं बन पाई। लिस्ट का भी सवाल है, 2006 या 2009 तक वो सारी लिस्ट आ गई थी, लेकिन उस पर कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं संबित जी कि आप लोगों का ये दावा कि 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे, कहीं इलेक्शन के जुनून में तो नहीं बोल गए? अब समझ में आ रहा है, जब सरकार में आ गए हैं तो लग रहा है कि ये बड़ी टेढ़ी खीर है, 100 दिन क्या, इसमें तो 100 साल लगने वाले हैं। नहीं, मोदी जी ने 100 दिन का कहीं भी जिक्र नहीं किया है और ना ही मैनिफेस्टो में 100 दिन का कहीं जिक्र है। आप ध्यान से देखेंगे तो हाँ, काला धन वापस लाएंगे, इसमें किसी प्रकार का स्टैंड चेंज नहीं है, वो वही है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि पहला दिन जो इस सरकार ने काम किया वो एसआईटी का गठन किया। स्विट्जरलैंड के साथ जो इतने वर्षों तक करार में हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा था, उसके साथ एक ट्रीटी हुआ कि टाइम बाउंड मैनर में वहां से इंफॉर्मेशन आएगा। तो एक 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में जिस प्रकार से इस सरकार ने इतना कुछ कर दिया है, 627 नाम एसआईटी को दे दिए, एसआईटी बना दिया और स्विट्जरलैंड के साथ करार भी साइन कर लिया, और अब यह भी बोला जा रहा है कि अमेरिका और बाकी देशों के साथ भी करार साइन करेगा। स्वाभाविक रूप से हम तो उस डायरेक्शन में काम कर ही रहे हैं। मतलब आप जो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है उससे बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हैं कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल। जो 3 साल में नहीं हो पाया वो 3 महीने में हो गया। मुझे लगता है इससे जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमाल फारूकी साहब, जो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे, और अच्छी बात यह है कि वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे भी देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कमाल फारूकी साहब से कि ये जो काला धन का जो चक्रव्यूह है, काला धन का जो मामला चल रहा है, वो क्या है और उसमें कौन कौन से लोग फंसे हो सकते हैं? देखिए, 2 तरीके का काला धन है। एक तो वो है कि जो लोग बाग हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान में टैक्स जो कंप्लायंसेस पूरी नहीं करते हैं और वो जो इनकम उनको डिक्लेयर करनी चाहिए इनकम टैक्स के अंदर वो नहीं डिक्लेयर करते हैं, और वो कैश ट्रांजैक्शन करके उसको दूसरी बेनामी कर लें या कहीं और उसको लगा दें, उस तरह का ये काला धन ये हो गया। दूसरा एक काला धन जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल काला धन, जो हमारा यहाँ का पैसा जो है बाहर पड़ा हुआ है। उसमें भी 2 तरीके हैं। मतलब एक तो ये जो हमारा जो यहाँ के जो अकाउंट होल्डर जो सारे के सारे वहां अगर कुछ खोले तो हम ये नहीं कह सकते 100% ब्लैक मनी है, कुछ जेन्युइन अकाउंट होल्डर भी हैं। जैसे अभी हमने देखा बात ही हो रही है कि 627 में आधे लोग हैं जी जेन्युइन अकाउंट। जैसे मैं मिसाल के
तौर पर अगर फॉरेन अकाउंट खोलना चाहूं आरबीआई से परमिशन लेने के बाद मैं फॉरेन अकाउंट खोल सकता हूं। मैं जाता हूं या मेरी ट्रेड हो रही है, बाहर ट्रेड हो रही है, तो मुझे पूरा हक है, मैं आरबीआई से परमिशन लेकर जा सकता हूं उसके अंदर। यहां तीसरा जो इशू आता है, जब ये तो ब्लैक मनी हुआ कि ब्लैक, अच्छा फिर उसके बाद जो जिन लोगों का बाकायदा आर्म्स में या किसी और चीज के अंदर कोई डील होती है, कोई कमीशन होता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, कोई और दूसरी तरह के चीजों में इन्वॉल्व होता है, उसका जो या कोई बहुत बड़े डिफेंस सौदों के अंदर जो पैसा जनरेट होता है, तो वो कैश यहां पर नहीं आता, बल्कि वहीं का वहीं वो स्विस बैंक अकाउंट या और दूसरे अकाउंट्स के अंदर चला जाता है। एक्चुअली वो पैसा जो है ना, वो हमारी निगाह के अंदर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम मसले की ये कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर पूरे मुल्क को बेवकूफ बना रहे हैं ब्लैक मनी के नाम के ऊपर, जो फॉरेन के अंदर है। ये इनमें से सीरियसनेस जो है दोनों के हमको नजर नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली हमारे सुमित भाई बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल से शायद इनको पूरी इलेक्शन जो स्पीचेस है याद नहीं है, जिसमें अमित शाह साहब और मोदी साहब ने कहा बहुत खुलकर 100 दिन की बात मैं और आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि 100 दिन के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और मसे के अमित शाह जी ने और कांग्रेस बीजेपी के बहुत सारे लीडरों ने कहा। हम ये उस वक्त भी समझ रहे थे, राजनाथ सिंह जी से ने भी कहा था, हम उस वक्त भी ये समझ रहे थे कि ये बिल्कुल इलेक्शन का एक स्टंट है, ये नामुमकिन है। और अब भी हम इनसे कहते हैं, ये आज हमको बता दें, सुमित साहब अब कह रहे हैं ना कि भाई 100 दिन में नहीं हो सकता, अच्छा तो आप बता दीजिए कितने दिन में कर सकते हैं आप कोई टारगेट है आपके पास? आपने जब 100 दिन की बात नहीं करी थी, आपने कहा था कि 100 दिन का हमने कभी नहीं कहा था, अब बताइए क्या? यहां तो आपने ये कहा था कि इतने 15 लाख रुपए हर इंडियन सिटीजन के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। लोगों ने मतलब बाकायदा अपने अकाउंट खोल लिए बच्चों तक के नाम से कि शायद पैसा आने वाला हो। तो आप इसका मतलब यह है दोनों सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हिंदुस्तानी अवाम को बेवकूफ क्यों बना रही हैं? चलिए हम संबित जी के पास चलते हैं। संबित जी, आपने सुना कमाल फारूकी ये कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने कह तो जरूर दिया कि 100 दिन में ले आएंगे, और शायद आपने वो नहीं देखा है स्पीचेस में, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने, सारे लोगों ने ये कहा, और इस पे पूरी चर्चा हुई है। सिर्फ इस चैनल की बात नहीं है संबित जी, आप हर चैनल पे होते हैं, आपको पता है कि 100 डेज की बात हुई थी। चलिए, अगर वो ना भी हुई थी तो अब ये बताइए, अब तो आप सरकार में हैं, सरकार किस तरह से काम करती है, क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, ट्रीटीज हो सकती हैं, क्या क्या एपरेटस आप यूज कर सकते हैं, सारी चीजों की जानकारी आपको है। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि काला धन पे कोई कंक्रीट चीज कब हो सकती है? 627 लोगों की लिस्ट आपने दे दी, लेकिन काला धन कब तक वापस आ सकता है, या उसमें कब तक कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, उसमें कब तक सारी चीजें हो सकती हैं? अब तो कुछ टाइम दे सकते हैं। देखिए, ये पूरा मसला ऐसा चल रहा है कि बड़ा आश्चर्य होता है कभी मुझे। आप देखिए 2009 से लेके किस प्रकार इस काले धन के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने ही उजागर किया। कांग्रेस और यूपीए की सरकार तो इसे मान भी नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आप देखिए, कांग्रेस और यूपीए की जो सरकार थी वो तो ये मान भी नहीं रही थी कि काला धन नामक कोई चीज होता है। ये तो हमने जिस प्रकार से इस पूरे विषय को उठाया, स्वाभाविक रूप से उसके बाद जाके मनमोहन सिंह जी ने कहा हाँ काला धन है और हम 100 दिन के अंदर लाएंगे, जो खैर उनके 100 दिन को छोड़ दीजिए, वो विषय नहीं है। उन्होंने एसआईटी तक गठन करना महत्वपूर्ण नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी अवेयरनेस भी कर रही थी, सरकार में आने के बाद उस लाइन में काम भी कर रही है, और उसके बाद भी इतना सवाल किया जा रहा है, वो ठीक उसी प्रकार है कि एक अच्छा स्टूडेंट सुबह से शाम तक पढ़ रहा है, आप उसे चाबुक मार मार के बोल रहे हैं तुम 10th क्लास कब पास करोगे ये बताओ, तुम क्यों नहीं अभी 10th क्लास पास कर रहे हो? बच्चा अच्छा पढ़ रहा है सुबह से शाम तक, जरूर पास करेगा एग्जाम। जो हमने कहा है वो करेंगे भी। आप देखिए 3 महीने के अंदर क्या क्या हो गया है, वो टाइमलाइन देखिए। एसआईटी तो गठित हुआ ही, उसके साथ साथ किस प्रकार स्विट्जरलैंड के साथ जो करार इतने वर्षों में कभी भी नहीं हो पाया था, वो भी हो गया है। अमेरिका के साथ करार होने वाला है। 627 आज कोई सिटी की मीटिंग हो रही है, देश के लोग वहां बैठे हैं और आपका एक रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं है। जी, लेकिन संबित जी ये बताइए कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, आपकी बात सारी बात मैंने सुन ली, आपको मैंने कहीं बीच में नहीं टोका, लेकिन आपकी पार्टी से जुड़े हुए एक कानूनविद, एक कानून के बड़े जानकार हैं राम जेठमलानी जी, वो भी आपसे खुश नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग तो इस तरह की बात कर रहे हैं, इसमें नया क्या है, और वो कहीं आप क्रेडिट ले रहे हैं कि आपके करने से ये सारी चीजें हों। वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की ग्लोरी है। तो कहीं ना कहीं या तो आप अपनी बात को सही से कह नहीं पा रहे हैं, या काले धन के मामले में आप कहीं ना कहीं अपने को कॉर्नर्ड पा रहे हैं कि कहा बहुत कुछ था, करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, मुझे लगता है, पहले तो राम जेठमलानी जी पे विषय पे आता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला। देखिए, राम जेठमलानी जी का तो ये 5वां या 6ठा चिट्ठी था।
जो अभी तक के 5 चिट्ठी है उसको पढ़ लीजिए। इससे पहले जो चिट्ठी उन्होंने लिखा है उसमें लिखा है उन्होंने फ्रेंड फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी इज चिदम्बरम, अर्थात कांग्रेस के चिदम्बरम जो है वो फ्रेंड फादर भी हैं। अभी भी उन्हीं के कारण ब्लैक मनी है क्या? देखिए जी बोल रही संबित जी को बोलने दी, फिर आप बोलिए। वही बात तो चुनाव के पहले भी वही बातें करते रहे। चलिए संबित जी आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। एक बीच मैं देखिए एक बड़ी अजीब बात संबित साहब, मैं आप हमारे दोस्त हैं, एक बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा था। मैं तो बीच में कभी नहीं बोल रहा था। अरे डॉक्टर आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे समित भाई। मैं बीच में नहीं टोक रहा था, बात आपकी खत्म हो गई तो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरी बात खत्म नहीं हुई है। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए संबित जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं बात पूरी कर लेता हूं। मैं राम जेठमलानी जी के तमाम लेटर्स के बारे में आपको याद दिला रहा था कि उनके प्रीवियस लेटर में उन्होंने कहा है कि कोई अगर ब्लैक मनी का पिता है तो वो कांग्रेस है। और मैं बता दूं पिता बदल नहीं सकता है, राम जेठमलानी भी चाहें तो पिता को बदल नहीं सकते हैं जी। और उन्होंने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि सोनिया गांधी जी जो प्लेन में बाहर की कंट्रीज में जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो ब्लैक मनी जमा करने जाती हैं। तो अगर तमाम लेटर्स पढ़े जाए राम जेठमलानी के तो मुझे लगता है हम जवाब दे, उससे ज्यादा कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। चलिए जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, कल एमबी शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैं जब मानता हूं, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मुझे तो सरकार ने पहले से ही वो लिस्ट दे दिया था, 27 जून को ही दे दिया था, जिस लिस्ट के बारे में आज लोग बात कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे सरकार के मंशा के ऊपर किसी प्रकार की शंका नहीं है। जब जस्टिस एमबी शाह खुद ही मंशा के ऊपर शंका नहीं रख रहे हैं तो क्या हम और आप जस्टिस एमबी शाह से बड़े हैं? चलिए देखिए, संबित जी ने एक बात कही कि जस्टिस शाह जो इंक्वायरी कमेटी जो एसआईटी बनी है उसको हेड कर रहे हैं और वो सरकार की मंशा को लेकर के कोई संशय, कोई शक, कोई उनको स्केप्टिसिज्म नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? जी कुमार साहब आप कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाह रहा था समित भाई के मुझे एक तो एक इलेक्शन मोड से बाहर आ जाइए, और ये कांग्रेस और बीजेपी का गेम जो है ना, हम जैसे आम हिंदुस्तानी के लिए ये कोई ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि कल तक जो कांग्रेस कह रही थी, आज आपने वही उसी सुर में बात करनी शुरू कर दी है। ये सेंसेशनलाइजेशन के ऊपर हालांकि टॉपिक से अलग है लेकिन उसी से रिलेटेड है क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मामला है। कल मुझे इससे पहले पूरे इलेक्शन के अंदर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर इतना हंगामा था सेंसेशनलाइजेशन से, और कल अरुण जेटली साहब उसी मीटिंग के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई आपको सेंसेशनलाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो हमको तो लगता है कि आप दोनों के दरमियान में नूरा कुश्ती है और आप दोनों के दोनों जो है आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। फारूकी साहब ये चलिए देखिए एक बात में बात करना चाहिए, इसमें रिटॉरिक्स पे नहीं। रिटॉरिक्स नहीं तो बात है, आपने कहा नहीं कहा कल नहीं। लेकिन संबित जी ये तो जनता पूछ सकती है कि जब टेक्निकलिटी बात करिए। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जी, वो संबित जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। संबित जी मुझे ये बताइए कि माननीय मोदी साहब ने बार बार अपने भाषणों में कहा कि काला धन लाएंगे और 15 से 20 लाख रुपया हम हर हिंदुस्तानी को देंगे। ये कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, इतनी सरल भाषा में बताइए आप, क्योंकि बाकी जगलरीज में मुझे बस फंसाइए। कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, क्यों नहीं देगा, ये नहीं। सिर्फ सारा जिन शब्दों पे, जिन वादों पे आपने चुनाव में इतने बड़े बड़े हंगामे कर करके वोट पाए, वो वादा कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? वो आम आदमी पार्टी चिंता नहीं करे तो कौन चिंता करेगा? वो जो चंदा आम आदमी नहीं, नागरिक जानना चाहता है, देश का नागरिक जानना चाहता है। चंदा 17 करोड़ लोग जो आपने वोट दिया है वो जानना चाहता है। संबित भाई ये जो बाजीगर की काम आप कर रहे हैं ना, वो नहीं, ये आम आदमी पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संबित भाई देखिए, पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े। सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त है, एसआईटी के जो चेयरमैन हैं वो खुद आश्वस्त हैं। हाँ, लेकिन देश की जनता जानना चाहता है साहब, सुप्रीम कोर्ट की बात साहब। वो कहेगी कि एसआईटी भी एजेंट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए आप यहाँ पे कौन एजेंट है? एक सेकंड, कौन एजेंट है साहब? कौन एजेंट है? आप कहेंगे कि एसआईटी, ये कौन कह रहा है, ये कौन पूछ रहा है? कौन एजेंट है? सोमनाथ भारती। ये पूछ कौन रहा है मेरे से? सोमनाथ भारती पूछ रहा है आपसे। नहीं, आप ऐसे मत पूछिए, एंकर है पूछने के लिए। आप नहीं, पूछने के लिए एक सवाल इन्होंने किया है, ठीक है। देखिए इन्होंने सवाल संबित जी ये किया है कि जो बात मैंने पहले आपसे बात कर ली थी इसकी, लेकिन चूंकि ये अभी आए हैं तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो पैसे की बात थी कि आम आदमी के खाते में इतना पैसा जमा होगा, वो कब तक होगा? आप कह रहे हैं कि जो जज हैं, जो एसआईटी हेड कर रहे हैं, वो आश्वस्त है, उनको कोई शंका नहीं है। लेकिन इनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आम आदमी ये जानना चाहता है कि कब पैसा आएगा, इसलिए कि बहुत लोगों ने खाते खुलवा दिए हैं उस उम्मीद में कि पैसा आ रहा है।
ये पूछ रहे हैं सोमनाथ भारती साहब, बताइए। देखिए, हाँ, ये जैसे आपने पूछा वैसे वो पूछे तो जवाब भी मिलेगा, मगर जिस प्रकार से वो पूछ रहे हैं, उसी प्रकार जो मध्य रात्रि में उन्होंने रेड किया था ना, उसी प्रकार से पूछ रहे हैं। संबित भाई, मध्य रात्रि वाला रेड तो आपके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है, ख्याल रखिएगा। अभी तो डीसीपी फंस रहे हैं, कल आपकी पार्टी फंसने वाली, उसमें ख्याल रखिएगा। वो सब आप वो काला धन किस कहां इन्वेस्ट करते हैं वो मुझे मालूम है। खिलाफ तो एफआईआर भी हुआ, आप उसको भी एजेंट कहेंगे तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। आप एसआईटी को एजेंट कहेंगे, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ मिली हुई है, आप कहेंगे दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ मिली हुई है, तो इसका उत्तर थोड़ी होता है। ये बात नहीं हो रही है, बात हम लोग ये कर रहे थे कि पैसा कब तक आएगा। चलिए, यहाँ पे कांग्रेस के नुमाइंदा मौजूद हैं, प्रणव झा साहब, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। आपसे ये जानना चाहेंगे प्रणव जी, एक बात मेरी सुनिए, पहले उनसे प्रश्न नहीं, उनसे मैं प्रश्न कर लूंगा कि संबित जी ने एक बात जो कही है कि 2011 से आप लोग एसआईटी पे बैठे रहे, आप एसआईटी नहीं बनाया आप लोगों ने, अब इन लोगों ने एक पहल तो की है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा उस वेट कीजिए। अभी से इतना जल्दी क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ हो जाए? आप भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं या नहीं? मैं भाजपा के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो हकीकत कमाल फारूकी ने कही, कमाल फारूकी ने कही कि आप दोनों युवा कुश्ती कर रहे हैं, दोनों मिलकर के आप बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे हकीकत बता लेने दीजिए। उसके पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता था, और उन्होंने जवाब दिया, आपने उनसे प्रश्न पूछा और आपने मान भी लिया इस बात को। अगर इन्होंने एफिडेविट हलफनामा दिया था, सबसे पहले अगर इन्होंने एसआईटी को नाम दिया था अगर 26 जून को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सरकार से नाम क्यों मांगा? क्योंकि एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में है, तो खुद ले लेती उनसे। और अगर इन्होंने नाम दिया हुआ था एसआईटी को, तो फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बताने में आपत्ति क्या थी? अगर आपत्ति नहीं थी तो फिर 27 अक्टूबर को उन्होंने हलफनामा क्यों लगाया? और हलफनामा में 2 जगह इन्होंने असमर्थता क्यों जाहिर की कि हम मॉडिफिकेशन क्यों मांग रहे थे? इस बात के बाद क्या इनसे कोई प्रश्न पूछने के लिए है तैयार, या इनका इस बात का कोई जवाब है? मैं बताता हूँ इसका जवाब नहीं है, आप रहने दें। जवाब मैं देता हूँ, जवाब मैं दे देता हूँ जी। इसके बाद मैं फिर अपनी बात कहना चाहता था क्विकली। संबित जी, ब्रेक का समय हो रहा है जी। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। बताइए। पहला है कि 27 जून 2014 को 627 नाम दिए गए थे और ये एफिडेविट में मेंशन भी है। इसको कल एमबी शाह जी ने अपने इंटरव्यू में स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी क्यों मांगा, ये सुप्रीम कोर्ट जानती है, ये मैं नहीं जानता। वही बात नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये यहाँ पे कुछ ना कुछ है, गुप्त है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि आप ये देखें कि अटॉर्नी सुप्रीम कोर्ट से पूछे, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, आपके पूरा जवाब वित्त मंत्री के नहीं देंगे भैया, अटॉर्नी जनरल के विपक्ष पूरा जवाब दे दूं। मैं उसी बात को, क्वेश्चन को मैं मजबूत कर रहा था। सवाल पूछिएगा जी जी, मैं वही प्रश्न वही है। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हमने आज सुबह नाम दिया है लिफाफा बंद करके। अटॉर्नी जनरल ने ये नहीं कहा कि 26 जून को हमने दे दिया। तो ये चीफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो संबित जी से स्ट्रेट ये क्वेश्चन करेंगे कि अगर एमबी शाह को वो लिस्ट दे दी गई थी तो फिर ये एफिडेविट की बात कहां से आ गई और इसको इन लोगों ने एडमिट क्यों नहीं किया और फिर से दोबारा लिस्ट देने की क्या जरूरत थी? वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार
उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं काला धन को लेकर के। सरकार की जो नीति है उसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। हालांकि संबित पात्रा कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने उस पर बहुत अच्छी पहल की है, हमने लिस्ट भी दे दी है, सारी कंट्रीज से हम ट्रीटी करने की भी कोशिश कर रहे हैं और इस पर जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लेकिन टाइम नहीं बता पा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सोमनाथ भारती जी हैं। सोमनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का जो स्टेटस रिपोर्ट एक तरह से कहिए जो इनकी तरफ से आ रही है कि हमने ये चीजें की हैं, आपने सारी चर्चा सुनी संबित पात्रा जी की, क्या आपको लगता है कि सरकार पूरे तौर पे सच्चाई से इस मामले को आगे बढ़ा रही है, या इसमें जैसा प्रणव झा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, अगर लिस्ट दी गई थी पहले तो फिर उसको छुपाया क्यों गया, और फिर अटॉर्नी जनरल रोहतगी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि आज सुबह हमने लिस्ट दी है? देखिए, चक्कर क्या है कि जो जिस तरह के झूठे वादे करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का सीट उन्होंने हासिल किया है, चाहे वो गंगा सफाई का मामला हो, चाहे वो काला धन का मामला हो, दिल्ली में सरकार बनाने का मामला हो, महंगाई का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे सीएजी का मामला हो, हर चीज पे फटकार है। हर चीज पे सुप्रीम कोर्ट फटकार के उपबाद फटकार लगाई जा रही है, फिर भी इनको शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है। पता नहीं किस मुंह से ये आके बता रहे हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। हम आम आदमी है, ये कह रहे हैं जी वो जो मोदी जी ने कहा था 15-20 लाख रुपया हर आदमी अकाउंट में आएगा, पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, उनको पता नहीं है, उनको खुद पता नहीं है। तो क्या इन्होंने जो वादे किए ये पूरा धोखा दिया जनता को और झूठे वादे पे आ गए। उससे बड़ी बात मुझे ये जाननी है, संबित जी से जाननी है और अपने कांग्रेस के जो भाई साहब बैठे हैं प्रणव भाई, उनसे भी जाननी है कि जो काला धन कहीं स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, तो क्या कोई स्टे ऑर्डर है कि वो काला धन वहां पड़ा रहेगा? क्या कोई रोक है जिसका काला धन है वो अपना कहवर निकाल के ले जाएगा? आप चोर को बता रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं, पैसे चाहिए। अरे कब तक वहां पड़ा रहेगा धन? आपके पास कोई स्टे है क्या? या आप क्या करने वाले हैं? ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अपने इतना हंगामा मचाया, 25 करोड़ रुपए की बात निकली कि भाई 25 करोड़ रुपया फलाने आदमी का है। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं चांसलर ऑफ जर्मनी को चिट्ठी लिखूं और जहां जहां और भी ऐसे बैंक है वहां के बैंकों के हेड को चिट्ठी लिखूं, वहां के जो स्टेट के हेड है, कि भाई हमारा देश ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का शिकार है जी, और हमारी जनता बेवकूफ बनाई गई है, कांग्रेस को द्वारा बेवकूफ बनाई गई है और भाजपा बेवकूफ बनाने के संयंत्र में शामिल है। तो ये हम लोग कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे? ये भाजपा शासन करने आ गई, पहले कांग्रेस शासन करते रही, झूठे वादों पे ये आ गए, ये कब तक बेवकूफी बनाने का सिलसिला चलता रहेगा? ये मैं संबित पात्रा जानना चाहता हूं। जी संबित साहब, सोमनाथ भारती जी ने यह कहा कि हम बिल्कुल कहीं भी आपकी बात से बिल्कुल इनको इत्तेफाक नहीं है। ये कहते हैं कि पहले कांग्रेस ने मुल्क को बेवकूफ बनाया, काला धन के मामले पे कहती रही कि काला धन है या नहीं है, हम जांच कर रहे हैं। इनका एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि आप चोर को ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे घर में आने वाले हैं। यही स्थिति अभी बनी हुई है कि हम लोग इतना इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इतना सरकार की तरफ से बातचीत हो रही है, तो जिसका जो अकाउंट है ये भी बात पता चल रही है कि सब अपना अपना बैंक अकाउंट बंद करके निकल रहे हैं, लोग बहुत सारे जा चुके हैं। दूसरी अहम बात यह है कि 6 साल से जब इस पर बातचीत हो रही थी, एक प्रावधान ये भी है कानून का कि 6 साल से पुराने रिकॉर्ड की आप जांच नहीं कर सकते हैं, तो आखिर आप जांच कीजिएगा क्या? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। पहले तो मैं सोमनाथ जी को जितना सुन पाया, जी मुझे एक बात बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कह रहे थे कि वो कुछ फॉरेन कंट्रीज को चिट्ठी लिखने वाले हैं जी, और चिट्ठी लिख के कहने वाले हैं कि इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सोमनाथ भारती हिंदुस्तान के निवासी हैं या हिंदुस्तान के खिलाफ देशद्रोह करने वाले हैं। वो फॉरेन को चिट्ठी लिख के क्या कहने वाले हैं कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। जी, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग को डिबेट करना चाहिए क्या? संबित भाई, देखिए आप जो हिंदुस्तान के खिलाफ दूसरे मुल्कों को लिखने वाले हैं, जब हमारे तो उनके सामने हम क्या, मतलब बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे सुन के। नहीं, आप अपनी बात कहिए फिर सोमनाथ जी से। हिंदुस्तान की सरकार पे विश्वास नहीं करती है, आप दूसरे देशों की सरकार को चिट्ठी लिखेगी इंडिया के खिलाफ, मैं उस व्यक्ति के साथ डिबेट करूंगा। चलिए, आप अपनी बात कहिए, फिर हम सोमनाथ जी से इसका जवाब मैं जवाब दूंगा। इसका पहला जवाब दे दीजिए मेरे सवाल का। जी नहीं, मेरे को तो ये देशद्रोह का मामला है। जो अपने देश के खिलाफ दूसरे देशों को चिट्ठी लिखेगा और कहेगा कि उसके देश में हिंदुस्तान में
ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे आम आदमी पार्टी को तो निरस्त कर देना चाहिए। भाई पहले आप सवाल का जवाब तो दीजिए, निरस्त बाद में करिएगा। मैं तो चिट्ठी लिखूंगा सवाल का जवाब दीजिए। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी मैं उसका जवाब देता हूँ। चलिए संबित जी, वो सवाल जवाब बाद में होगा। पहले आपने जो देशद्रोह का मामला अभी किया है, इसकी सफाई दीजिए। देखिए, आपको तो ये आदत है, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। आपको ये आदत है, आपकी पार्टी को भी आदत है, उसे पीएचडी हासिल। एक सेकंड में उनको बता दूं, आपकी पार्टी को पीएचडी हासिल है तरह तरह की बातें करने में और बातों को उलझाने में, और कभी भी पिन पॉइंटेड आंसर नहीं करने में। कि आप चिट्ठी लिखने वाले हैं। सुनिए मेरी बात। और क्या मैं बताना ये चाहता हूं फॉरेन कंट्रीज के हेड्स को कि भाई हमारी सरकार तो के हेड को हमारी सरकार हमारी संबित जी आपने बोल ली अपनी बात, अब इनकी फिर आपके पास आएंगे जी। मैं चिट्ठी लिखने वाला हूं, कम से कम हमारी सरकार की हेड तो इस पैसे को लाने में इंटरेस्टेड नहीं दिखती मुझे। कम से कम अगर आपको लगता है कि भारत की जनता का भला हो तो उन बैंकों के खातों को बंद कर दीजिए और आप वहां से नाम रिलीज कर दीजिए, क्योंकि हमारी सरकार ना कांग्रेस को इंटरेस्ट था ना भाजपा को इंटरेस्ट है। आम आदमी के लिए तो आप दोनों के दिलों में कोई जगह ही नहीं है। तो मैं असहाय होकर के एक फॉरेन कंट्री के हेड को लिखना चाहता हूं कि भाई कम से कम आप अपने यहां से भारत की जनता के इंटरेस्ट में नाम रिलीज कर दीजिए। चलिए आपने बात तो पढ़े कमाल फारूकी साहब, आपने ये तो आपको आपकी दुर्दशा पे इशारा है। सोमनाथ आप तो समझ नहीं पा रहे उस बात। सोमनाथ जी ने एक बात कही, ओबामा जी बिल्कुल तुरंत अगले दिन रिलीज कर देंगे। सोमनाथ जी ने एक बात कही है, जो बात संबित जी से मैंने पूछा कि भाई आप चोर को ही ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारा फंड लेने वाले हैं, पैसा लेने वाले हैं। ऐसा नहीं सरकार ये बता रही है, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं पुलिस दबिश देने वाली है और पहले है उसको पता चल जाएगी पुलिस आए, तो वो तो अपनी बचाव का उपाय करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में कमाल साहब लगता है कि कुछ फायदा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हासिल होने वाला है। उसकी वजह आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया था कि आप, क्योंकि वो आपने शायद रेज किया था, भाई ने रेज किया था कि आपने वहां अकाउंट को ऑपरेट करने के ऊपर कोई स्टे तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है अकाउंट। तो अगर जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल वहां पर 10 ट्रिलियन रुपीस था, हाँ, तो मैंने उसमें से 9.999 ट्रिलियन निकाल लिया जी। अब कल मेरा क्या करते हो आप? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा उस फलां तारीख को इतना अकाउंट कहा था। बिल्कुल ठीक, डिजिटल ट्रेस है, तो आप ये ना समझे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। देखिए मैनिपुलेशन तो मेरे भाई नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो पैसा जहां पर आप अच्छा 6 साल 8 साल हो गए, वो टाइम बाउंड हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, कैसे करोगे आप? आपके पास हमारे साथ देखिए बहुत देर से बैठे हैं सीनियर सहाफी अजय कुमार। अजय जी, आपने सारी पार्टी के लोगों की बात सुनी, भाजपा की भी सुनी, कांग्रेस की भी जो सुनी, आम आदमी पार्टी की भी सुनी और कमाल फारूकी साहब, आपको क्या लगता है कि ये पूरे मामले में कहीं जनता के साथ इंसाफ मिलेगा या ये चीज ऐसे ही गोल गोल घूमती रहेगी? देखिए फैसल साहब, ये बहस जिस तरह से यहाँ अभी बहुत अच्छा प्रतिबिंब देखने को मिला कि पूरी पटरी से उतरी हुई है जी। न कांग्रेस को चिंता है, माफ करें सोमनाथ भारती जी, ना इनको वास्तविक ईमानदारी पूर्वक चिंता है, और फारूकी भाई ने अर्थशास्त्र के हिसाब से कुछ बातें कहा, लेकिन पॉलिटिकल तरह से जिस तरह से उन्होंने भी इस बात को रखा, तो मुझे तो एक ही चीज लगता है कि जो पेड़ पौधे बीमार थे उनकी तो दवा दारू हुई दोस्तों, क्या करें जब पूरा खेत बीमार है। तो ये जो प्रतिबिंब है इस बहस का ब्लैक मनी के ऊपर और ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर, वो यही रेटोरिक्स का गेम है। और राजनीतिक पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो बिना इन बात को, मुझे यहां पे भाजपा को यह कहना पड़ेगा कि सरकार चलाने की जो किसी ने इस पूरी बहस में इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की बात नहीं की, किसी ने आपके उन देशों के साथ क्या संबंध है या क्या कॉन्फिडेंशियलिटी क्राइटेरिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट मानता है। खुद इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड दो तरफा है। वो 2012 में ये कहता है कि ये इलीगल होगा उनके नाम को पहले पब्लिक डोमेन में लाना बिना जांच किए हुए, तो और आज सुप्रीम कोर्ट कहता है, और आज सुप्रीम कोर्ट कहता है 2014 में कि नहीं साहब, नाम तो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। तो ये भी आया है प्रोसिक्यूशन होने के बाद। उसके पहले का एक स्टेज है जब एसआईटी की परफॉर्मेंस हुई थी, उसमें फिर सरकार का पक्ष आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो सवाल है कि आप देश को क्या करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार में वोडाफोन का केस हमें याद है, सीएजी का हंगामा हमें याद है, दिल्ली में आपकी सरकार का हंगामा हमें याद है। जो आप बात कह रहे हैं कि आम आदमी इसमें कहां है, मैं ये कहता हूं चलिए ठीक है, देश का इतना बड़ा धन बहुत बड़ा संख्या पे भी है, बाहर चला गया,
मैं कहता हूं ये देश की राजनीतिक पार्टियां, आप कांग्रेस यह क्यों नहीं मांग करती है कि इस रोग को समूल जड़ से उखाड़ फेंकने में आखिर कौन सी बाध्यता है? इस पार्लियामेंट सत्र में ब्लैक मनी जनरेट ही ना हो, इसके लिए कौन से कानून पर सीरियस बहस हो रही है? हम सुपरफिशियल कॉस्मेटिक सर्जरी करने में लगे हुए हैं। कोई बाबा कहीं पे कुछ मुद्दा उठा देते हैं कि हजार का, और पूरी सरकार और पूरी राजनीतिक सोच और इंटेलेक्चुअल सोच हमारे उसके पीछे भाग रही है। मसला तो ये होना चाहिए था कि ठीक है, इस पे कार्रवाई होगी, हो रही है। चलिए, आपने अपनी बात कही, जनरेट ना हो उसके लिए भाजपा की मैंने मैनिफेस्टो से कोट करना चाहूंगा। संबित पात्रा जी, आप इस तरह से भाग नहीं सकते हैं। बातों को तोड़ मरोड़ करके आप अपना मैनिफेस्टो निकालें जिसमें ब्लैक मनी के जनरेशन को रोकने के लिए जिन कवायदों की बात की गई है उसकी बात आप यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चीज इस पार्लियामेंट के सत्र में क्यों नहीं रखी जा रही है? और वहां आपकी क्या तैयारी है और वहां कांग्रेस की क्या तैयारी है? हम क्यों नहीं एकजुट होकर के इंटरनेशनल मुल्कों को यह संकेत दे सकते हैं कि हम एकजुट हैं ब्लैक मनी के खिलाफ? बिल्कुल। देशों में, विश्व के उन 5 देशों में शामिल है जहां पे सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होता है और उस मनी का एक्सोडस होता है। उसकी तरफ क्यों नहीं? चलिए संबित जी, आपने अजय कुमार की बातचीत सुनी। अजय कुमार ये कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में जिस तरह की बातें थी उसके ऊपर आप वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जा रही है? कोई ऐसा कानूनी आप घेराबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस ला करके, कानून ला करके, ये सारी चीजें कि ब्लैक मनी जनरेट ही नहीं हो? एक बात। दूसरी बात यह कि जितना ब्लैक मनी बाहर में है यह भी माना जा रहा है कि उतना, उससे ज्यादा या कम से कम उतना देश के अंदर भी है। अंदर में जो देश के ब्लैक मनी है उसके ऊपर क्यों बातचीत नहीं हो रही है? क्या कहीं किसी कॉर्पोरेट घराने का प्रभाव है या किसी और चीज का प्रभाव है या सरकार के पास विल की कमी? देखिए, आपको ध्यान होगा जब कांग्रेस की सरकार थी आप बीजेपी की बात करें ना, पार्लियामेंट के, अरे आप शांत तो हो जाइए। डॉक्टर साहब क्यों बरगलाने वाली बात करते हैं? आपसे पूछा जाता है, आप मामले की बात करने लगते हैं। आपको 6 महीने होने वाले हैं मैंने अभी सरकार में बैठे हुए, भी नहीं कहा है। और आप प्रश्न उनसे क्या पूछ रहे हैं? आप उनसे एक प्रश्न पूछिए हमारी तरफ से कि आज 51 देशों का आज मीटिंग है OECD का, जहां की ये कर चोरी को लेकर के आज मीटिंग हुई थी। कौन गया बीजेपी की तरफ से? अखबारों में भी आया है OECD की मीटिंग में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आपको? कारण क्या है? जब मैं कुछ बोल रहा था तो बीच में कौन ऐसा बोलना शुरू कर देता है? मैं कांग्रेस से बोल रहा हूं, प्रणव झा। एक प्रश्न है कांग्रेस के, पूछिए इनसे। सुनिए ना, फिर मैं जवाब। डॉक्टर साहब एक मिनट प्रश्न को दोहरा। संबित जी ये जानना चाह रहे हैं OECD की मीटिंग में हमारे यहाँ से कोई कितना कुछ जानना चाहेंगे? आपने 5 सवाल एक साथ पूछ लिया, 5 सेकंड आपने दिया नहीं। आप बोलिए। मैं इशारों में बताऊं क्या? चले आप बताइए, बोलिए। संबित जी बताएं। पहले ये कह रहा था, पार्लियामेंट में उस समय के सीबीआई के डायरेक्टर अश्विनी कुमार जी को काले धन पे एक बार भाषण देने के लिए कहा गया था। जी। अश्विनी कुमार जी ने वहां भाषण दिया था और जब उनसे पूछा गया था कि काला धन आखिरकार देश में क्यों इस प्रकार से जनरेट हो रहा है, तो उस समय के सीबीआई डायरेक्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, यथा राजा तथा प्रजा। जैसी राजा है, जैसी सरकार है मनमोहन सिंह जी की, ठीक उसी प्रकार का काम हो रहा है। उसी का एक्स्ट्रापोलेशन अब इस सरकार में लाइए। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये प्रोसेस जो खा चुके हैं उनका क्या होगा? हो गया है कि किस प्रकार से करप्शन को रोका जाए, किस प्रकार से काले धन को हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जाए और जो बाहर है उसे अंदर लाया जाए। और मैं बोल रहा हूं कि ये सरकार इसे करके रहेगी। अरे भाई, कब करके रहेगी ये तो जानना चाहते हैं। अब तक कैसे करके रहेगी? अरे जो ये वादों में अभी भी वो चाहते हैं करके रहेगी, तो कमिटमेंट कहाँ है इनका? तो आर्मी मोड में है वो ब्लूप्रिंट, ठीक है, हमने मान लिया। कांग्रेस के जो स्पोक्समैन यहाँ पे हैं, कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रणव झा, वो ये कह रहे हैं कि करके तो दिखाइए, सिर्फ भाषण हो रहा है। आज गए क्यों नहीं है? चुनाव के मोड में है और आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। OECD की मीटिंग में क्यों नहीं? काला धन तो जनरेट करने वाली ही कांग्रेस थी। अरे भाई उसको छोड़िए, हम कांग्रेस 11 करोड़ वोटों के साथ और 44 रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, अरे वो डॉक्टर साहब बात सुनो हमारी। परिवार डॉक्टर साहब का प्रथम परिवार है। अरे डॉक्टर साहब, रकम बाहर है। डॉक्टर साहब 11 करोड़ वोटों और 44 सीटों के साथ हम विपक्ष में बैठे हैं। हमने SIT फॉर्म नहीं किया,
हमने कुछ नहीं किया, उसका हमें जनता ने पारितोषिक दे दिया। आप बैठे हैं, आप लोगों को आप गुमराह ना करें। आप ये बताएं, आप अगर हम ये करेंगे और अब बच्चा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, बात सुने बात सुनिए अरे बात सुनिए, आपने अपनी बात कह दी, प्रणव जी को सुनिए, फिर आपके पास आएंगे। खोदा है, समय तो लगेगा ना उसको ठीक करने में, और कर देंगे भी ठीक करना आरंभ हो चुका है। चलिए अजय जी, ये क्या आज जब जो मीटिंग ओईसीडी की हो रही है उसमें गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का, जहां की काले धन को लेकर के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मीटिंग है, वहां क्यों नहीं है? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। वो क्यों नहीं है बताऊं अभी आपको? आप अगर मुझे 5 मिनट टाइम दोगे तो बता दूंगा। प्लीज 5 मिनट का टाइम नहीं है, आप जल्दी ब्रीफली बता दीजिए। 50 सेकंड दीजिए, उसमें बताता हूं। बोलें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने द क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को जिस प्रकार से इंटरप्रीट किया जी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलग था। आपको ध्यान होगा जब 18 नाम दिए गए राम जेठमलानी जी को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और उसे डिक्लेयर किया गया, तो जर्मनी ने इस पे आपत्ति करते हुए अभी इसी अगस्त में एक चिट्ठी लिखा हिंदुस्तान को। इसी पे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो आप कह रहे हैं और जो इंटरनेशनल ट्रीटी कह रही है, इस पे फर्क है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। और आज जो मीटिंग हो रही है उसमें तमाम देश यही कह रहे हैं, आप पहले क्लैरिफिकेशन लाइए कि आप जो क्लॉज ऑफ क्लैरिटी कहेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी कहेंगे, वही आपकी कोर्ट भी मानेगी। अगर आपकी कोर्ट नहीं मानेगी तो हम आपके साथ संधि कैसे करेंगे? तो मोदी जी की सरकार जो है वो कन्विंस कर रही है और करने में सक्षम रही है, तो इसीलिए नहीं गए उसमें। अरे तो आपको जाके कन्विंस करना पड़ेगा, कहीं बैठे बैठे कर लेंगे। क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को मानेंगे। ये बात तो कोर्ट ने भी, आपकी बात मैंने सुन ली संबित पात्रा जी, लेकिन ये बताइए, इसको कन्विंस करने के लिए आपकी बात सही है कि कन्विंस कर रही है सरकार, लेकिन कन्विंस करने के लिए उस सम्मेलन में जाना भी चाहिए था, जाके करना चाहिए, तो उसमें तो हम लोग फैजल साहब और संबित पात्रा जी। कन्विंस करने के लिए कल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को रेस्पेक्ट करिए प्लीज। तो कोर्ट ने भी कहा कि हम लिफाफा नहीं खोलेंगे, हम सील्ड बंद लिफाफा ऐसे ही एसआईटी को दे देंगे, हम इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो एक तरह से इस प्रकार आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। सोमनाथ भारती जी आपसे, संबित पात्रा जी, सोमनाथ भारती जी कुछ आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। संबित भाई, मैं तो इस बार बड़ा शॉक्ड हूं आपके वे ऑफ रिस्पॉन्स को लेकर के। बहुत एग्रेशन आ गया आप में चुनाव के जीतने के बाद, पहली बार आपको फेस कर रहा हूं। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग एक सेकंड संबित भाई, एक सेकंड, उनको एग्रेसिवली काउंटर मैं बात कर लूं। नहीं वो एग्रेशन मुझे हर जगह दिख रहा है। तथ्यों पे कमजोर होता है, उसको बोलने की आवश्यकता ज्यादा होती है संबित जी। आपके पास फैक्चुअल जस्टिफिकेशन नहीं है, ज्यादा बोलना पड़ता है। आजकल बहुत घिरे पा रहे हैं अपने झूठे वादों को लेकर के, इसलिए सारा एग्रेशन है। एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट। संबित जी, आपने अपनी बात कह ली, अब कह दो भारती जी को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं, एक सेकंड। संबित जी, आपने अपनी बात कह ली, अब अरे कह तो दो। मैं देखिए, आप पिछले 10 महीने से चुनाव दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, भागे जो भगोड़े का आपके ऊपर अब तमगा लग गया है। बता रहा हूं काले धन भाई, आप हर मुद्दे पे घिरे हुए हैं। ना आपने काले धन को, ना आपने काले धन के मुद्दे को एड्रेस किया है, ना चुनाव से भगोड़ेपन का मुद्दे को एड्रेस किया है, ना गंगा सफाई के ऊपर हजारों करोड़ एड्रेस किया है। आप जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या हुआ, सुन तो लीजिए संबित जी, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अरे भाई सुन तो लीजिए। नहीं, प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर तो आपके पार्टी का भरपूर वर्चस्व रहेगा। क्यों गए? आकाशवाणी कहीं से हुई है कि अब तो भाजपा ही देश में प्राइम मिनिस्टर। भारती जी, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, समय हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। आप महाराष्ट्र में मिनिस्टर रहे, आप महाराष्ट्र में मुसलमानों की तालीम को किस जाविये से देखते हैं और आप लोगों ने क्या किया? मुसलमानों में 78% बच्चे ये चाइल्ड लेबर में हैं। कौन जिम्मेदार? मैं भी जिम्मेदार हूँ ना, सरकारी जिम्मेदारी है उसके लिए। मुस्लिम मसाइल पर मेंबर पार्लियामेंट हुसैन दलवी की बेबाक राय। कांग्रेस की मुस्तकबिल को लेकर आप कितने पुरुमीद हैं? क्या कांग्रेस कमबैक करेगी? बिल्कुल आपको बोलता हूँ, कांग्रेस पार्टी इस देश में ऐसी पार्टी है, अभी तक बीजेपी बढ़ रही है, सही बात है, लेकिन कांग्रेस ही ऐसे कि गांव गांव में कांग्रेस वाला है। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले संबित पात्रा से सोमनाथ भारती ने कुछ सवाल किए थे। ब्रेक में जब हम गए तो प्रणव झा जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा कि हमेशा कांग्रेस पे ये इल्जाम लगता है कि कांग्रेस ने एसआईटी का गठन नहीं किया और आपने भी उसके ऊपर कहा हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। जनता भी ये जानना चाहती है प्रणव जी, हम लोग नहीं जानना चाहते हैं, सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आपके पास लिस्ट थी, जब आपके पास सारी जानकारी थी और जिसका क्रेडिट आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है कि आने के बाद उसने एसआईटी का गठन किया, वो क्रेडिट आपको भी मिल सकता था अगर आप गठन करते। आपने गठन क्यों नहीं किया? हाँ, हम यूपीए की दूसरी सरकार थी, यूपीए 2 सरकार थी, और जब ये मामला तूल पकड़ा पीआईएल के बाद, राम जेठमलानी जी के बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया एसआईटी गठन को लेकर के। सरकार ने कहा कि एसआईटी गठन करने के बजाय जो हमारे पास संसाधन है इन्वेस्टिगेशन का, हम उसका उपयोग करके और उसका नाम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम देते हैं, उसको एक हाई लेवल कमिटी कहा, उसको एचएलसी कहा, जिसमें आप ये देखें कि जो एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ईडी है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसी कॉन्स्टिट्यूएंट ने ये कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन किया। और आप ये देखिए जो नाम निकल के आए हैं 327 लोगों के नाम, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद के नाम, जो 81 लोगों के नाम उनको दिए, जेठमलानी जी को दिए, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आइए, इन्हीं लोगों का इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। और इसके एवज में जो है वो पार्टी जो है वो कोर्ट चली गई और कोर्ट ने फिर ये कहा कि नहीं, इसका आदेश कब आया? 1 मई को आया, जब हम चुनाव में थे ऑलरेडी, कि एसआईटी गठन होना चाहिए, और इनको 4 सप्ताह का समय दिया और इनको बाध्य होकर एसआईटी का फॉर्मेशन करना पड़ा। तो जो हमारी हाई लेवल कमेटी थी वो वही एसआईटी ही है। फर्क सिर्फ ये है कि हम सरकार के अलग है और उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में है और ये अभी तक चलती रहती। सरकार ने जब सेलेक्टिवली विंडिक्टिव रूप से जब लोगों के नाम निकालने लगे, 3 लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन करके लगाए और ये कहा कि कांग्रेस एम्बैरेस होगी, तब जो है कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और लोगों के सामने अब जो है सच्चाई सामने। आपने अपनी बात कही। अजय जी, आपने बात सुनी प्रणव झा की, लेकिन आप ये बताइए क्या आपको लगता है कि जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया है कि हाई लेवल कमेटी इन्होंने बनाई थी, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि नहीं हमने तो एक काम शुरुआत की थी, आपको क्या लगता है संबित पात्रा जो कह रहे हैं उसमें ज्यादा सच्चाई है या प्रणव झा कह रहे हैं उसमें सच्चाई? तथ्य है। तो मैं यहाँ पे 2 ही बात कहना चाहूंगा। जो पहली एक मूल बात मैंने पहले सेगमेंट में कही कि भाई कानून इस बात पे बने कि ब्लैक मनी जनरेट ना हो, इसके लिए कुछ फंडामेंटल चेंज टैक्स लॉज में, लैंड रिफॉर्म्स में, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जो चाहे डीएलएफ का मामला है, जो भी उठा वो क्यों हुआ, इन बातों पे लेकर के सरकार के पास प्रचंड बहुमत है, पूरे 5 साल हैं, इस तरह के कुछ फंडामेंटल्स काम करें। जहां तक संबित जी का सवाल है या भाजपा का सवाल है जी, मैं बिल्कुल उनसे यह कहना चाहूंगा कि वो रेट्रिक्स, हो सकता है उन्होंने चुनाव के टाइम में चुनाव जीतने के लिए रेट्रिक्स, तो प्रणव जी कह रहे हैं कि इलेक्शन मोड में, इलेक्शन मोड से बाहर नहीं, लेकिन उससे बिना प्रभावित हुए अभी तक जो सरकार,
अच्छा है जो आज वो सम्मेलन में नहीं गए। नहीं, मैं वहां डॉक्टर संबित की उस बात से सहमत हूं, बिल्कुल नहीं सहमत हूं। आप उस कोड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में कॉन्फ्लिक्ट है आपके यहाँ नहीं, जो इंटरनेशनल आप अपनी बात रखेंगे, आप लोगों आखिर हमने लोगों से मनाया है तो जाएंगे। आप तरहीन बात कर रहे हैं। क्या तरहीन बात कर रहे हैं? तरहीन बात हमारा सरकार का अधिकार है। आपके कोर्ट का इंटरनेशनल कोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार की बात है, सम्मेलन में जाना चाहिए की बात है, सम्मेलन में जाने की बात नहीं है। मेरा सरकार अपनी सहूलियत ओसीडी के सम्मेलन में जाने में क्या प्रॉब्लम था? नहीं, जब आप अपने कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए हैं तो वहां जाके क्या कहेंगे? तो आप वहां जाके क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल उन्होंने आपसे कहा है कि आप अपने कोर्ट को कन्विंस करके आइए, और आप अपने भी कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। तो या तो आप उस इंटरनेशनल ट्रीटी को मानेंगे या आप उस इंटरनेशनल ट्रीटी को नहीं अपनी बात रख के आएंगे। हमारे यहाँ कोर्ट ये बात हमें बात कोर्ट से उस 51 देशों के सिग्नेटरीज को क्या लेना देना है, क्योंकि ये हमारी असलियत है। आप क्या है? आप सुपर पावर हैं, आप डिक्टेट चले। अरे ये कौन सी बात? हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। प्रणब जी आपने एक बात कही, एक मिनट। सोमनाथ भारती जी जो पेशे से वकील हैं, वो इसमें कोई एक जो टेक्निकल लैक्यूना है, ये लॉ पॉइंट है, उसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब भी कोई इंटरनेशनल लॉ जो कि कन्फ्लिक्ट में हो नेशनल लॉ के, in that case national law will prevails in the country. Similarly, when there is a conflict between national law and municipal law, national law will prevail. बिल्कुल। Similarly, एक सेकंड में बता दूं, बोल लेंगे फिर आप बोलिए। तो जब भी कोई नेशनल इंटरेस्ट में ऐसी कोई इंटरनेशनल लॉ आड़े आ रही है, उस इंटरनेशनल लॉ पे हम तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि नेशनल लॉ कन्फ्लिक्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज बेसिकली जब अमेरिका को जो अपने नेशनल इंटरेस्ट में करना था कर दिया। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे। नेशनल इंटरेस्ट है, वो सुप्रीम है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ और कह रहा हूँ। देखिए आपको जिस आप उस इंटरनेशनल ट्रीटी के जिस शेर बनने का पूरा उन्होंने प्रचंड प्ररूप दिखाया चुनाव के दौरान, ये तो कागज के शेर निकले। अब कागज के शेर, एक सेकंड में बता रहा हूँ, 51 देशों से आप नेगोशिएट कर सकते थे कल। बात संबंध होते 51 देशों से आप नेगोशिएशन कर सकते थे कल भी मैंने देखा है छठ घाट का कागज के शेर ने आप पक्के घाट बनवा रहे थे, वो संगमरमर का घाट देना चाह रहे हैं। बता दो रहा हूँ आपको, वो तो इनका नाली बनाने से लेकर वो सीमेंट, मतलब कहीं ना कहीं बात पॉलिटिक्स पे आ जाती है। मैं उन बातों पूर्वांचल के मुद्दे पर अगर आप मुझे कहना चाहें तो मैंने देखा विजय गोयल जी ने पूर्वांचलियों को राज्य से निकाल के बाहर फेंकने का जो हमने उसी टॉपिक पर उसके बाद पूर्वांचली से कैसे खड़े हो सकते हैं? आप भी क्या किए हैं? पूर्वांचली अजय जी, हम लोग पूर्वांचली की बात नहीं डिस्कशन भाजपा की तरफ मत मोड़िए। अगर आपका सॉफ्ट कॉर्नर कह दीजिए कि सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में भाजपा के लिए। नहीं, वो पत्रकार है का सवाल नहीं है, लेकिन मैं कह ये रहा हूँ, मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। कह रहा हूँ कि जो पैट्रियटिज्म की बात करता है, जो नेशनल, एक सेकेंड आप मुझे एक सेकंड सर, अजय भाई ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। अजय जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। एक आदमी बोल लीजिए, फिर एक सेकंड बता दो, एक सेकंड जोड़ लीजिए ना, एक सेकंड सर। मैं जो अगर नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, क्या हमें उन अपराधियों का कि जो कि देश के गाढ़ी कमाई यहां से लूट के फॉरेन नेशन में रखे हुए हैं, जहां आपको मौका मिल रहा है 51 ऐसे टेक्निकलिटीज में फंसा करके कर सकते हैं, देश को धोखे में रखेंगे। यही काम भाजपा कर रही, जो काम कांग्रेस ने किया। तो मेरे कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने 95 दिन लूटता है। कांग्रेस ने देखिए, एक सेकंड सर, अजय जी मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब भाजपा किस मोड में दिखती है। भाई कांग्रेस ने 10 साल में ये किया, 10 साल में, अरे भाई अपने निकम्मापन को कहिए ना कि आपसे नहीं हो पाएगा। आपके पास समाधान नहीं है देश की समस्याओं का। आप अपनी सारी जितनी निकम्मापन है, जो काम आप नहीं कर पा रहे हो, कांग्रेस के मत्थे जड़ के निकलना चाहते हो। लेकिन आप भी कौन सा रास्ता है? आप भी तो ये कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो सही कह रहे हैं, जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस बैठा यहाँ बताने के लिए, कांग्रेस ने भी धोखा दिया और भाजपा धोखा दे रही है। इन दोनों को देश की जनता कोई भी धोखा देने मास्टरी हासिल है। नहीं, सोमनाथ भारती जी ये कह रहे हैं कि काले धन का इशू हो या जो भी इशू नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, उस पर नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है। उसमें किसी देश या किसी इंटरनेशनल नियम की जरूरत नहीं है और उसको बहुत ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। हमें उदाहरण मिलता है अमेरिका की अपनी पॉलिसीज को लेकर के। लेकिन
बहुत साफ कहा सोमनाथ भारती ने कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक तरह से नहीं, प्रणव झा इसको नहीं मानने को तैयार है। लेकिन प्रणव जी ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं करते, ये सरकार में है, ये सारा कुछ करना चाहिए, अरे यही चीज तो आपसे भी पूछा जा सकता है। जी मैं ब्यौरा बता, आपने क्यों नहीं किया कि जब 2011 के बाद से जब ये काले धन का मुद्दा उठा है, 95 देशों के साथ हम लोगों ने ट्रीटीज की हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के तहत। जी 2012 में व्हाइट पेपर लाया, 2012 में ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट करके कि जिससे काले धन का जो है इन्वेस्टिगेशन और उसका जो दायरा जो है बढ़ाया जा सके वो किया। उसके बाद डायरेक्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन के मॉनिटरिंग में जो कमेटी बनी उसमें यह पाया गया कि 33,000 करोड़ रुपए जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में उसका लेखा जोखा मिला। ट्रांसफर प्राइसिंग डिपार्टमेंट का एक मॉनिटरिंग वो था इन्वेस्टिगेशन था जिसमें 30,000 करोड़ के बारे में तो ये सभी चीजें जो है अभी आज 6 महीने में आके अचानक जो है 800 लोगों का नाम लेके भाजपा नहीं आ गई। ये कांग्रेस ये काम करके गई थी, ये काम करके गई थी। बात कह दी। और अजय जी एक चीज जानना चाहते हैं, समय बहुत कम है, कि ये लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें जितनी बातें कही जिसकी तरफ सोमनाथ भारती जी इशारा कर रहे हैं, तो वो सारी बातें करना कहीं ना कहीं अपहिल टास्क है, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें पार्टियां इलेक्शन में कह देती हैं लेकिन उसको लेकर के संजीदा नहीं होती, उसको लेकर के कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया जाता? नहीं, ये मैं भारतीय लोकतंत्र की कमी कहना चाहूंगा कि हमारे लोकतंत्र में आपको कहने की तमाम छूट है चुनाव के बारे में, मैनिफेस्टो में जो आप लिखे, कोई अकाउंटेबिलिटी लेकिन नहीं है जो आपने कह दिया। कितना लोग अपने मैनिफेस्टो को जनता ये बाध्य कराएगी। हमने वो भी दिन देखा है कि आज इलेक्शन चालू है और मैनिफेस्टो आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की खामी है। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस सरकार के पास बहुमत है, कांग्रेस वाली स्थिति नहीं है उनकी। देखिए कांग्रेस को सीधे मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नहीं, अलायंस की गवर्नमेंट नहीं, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। आपको कह दें कि दिल्ली में आपने 39 दिनों में स्वर्ग क्यों नहीं बना दिया, ये भी अतिशयोक्ति होगी। हमको यह समझना चाहिए। और मैं यहां पे एक बात कहूंगा कि अगर मोदी सरकार उस चुनावी जो आप बात कह रहे हैं, जो औरा था, जो क्रिएट किया, उससे अलग हटकर, उससे बिना प्रभावित हुए विपक्ष के इस दबाव और इस बहसों के दबाव में, जैसा अभी डॉक्टर संबित पात्रा दिख रहे थे आए हुए, अगर काले धन के क्रिएशन पे कुछ फंडामेंटल कानून में बदलाव कर सकें और हमारा ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा कर सके तो समाप्त हो रहा है। लेकिन एक चीज ज्यादा जाते आपसे सोमनाथ भारती जानना चाहेंगे। अभी एक बात और आई है कि शायद अरविंद केजरीवाल भी एक लिस्ट काला धन के हवाले से देने वाले हैं। आपके पास भी अगर कोई काला धन के बारे में जानकारी है तो जैसा कह रहे हैं अजय कुमार कि सारे लोग अपोजिशन और जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो मिलकर के अगर काम करें तो इसमें कुछ अच्छी चीज हो सकती है। बिल्कुल अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन करेगा कौन? आज सत्ता में आप आगे बढ़िए, आप वो लिस्ट लेकर आइए। हम तो लिस्ट इन्वेस्टिगेशन तो सरकार को करना पड़ेगा, देने को तैयार हैं। हम तो कहने को आपको रोक कौन रहा है? आप एफिडेविट करें, हम दे रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन तो सरकार को करना पड़ेगा। लिस्ट ऑलरेडी हमारी जो 15 आदमियों की लिस्ट थी, जिसको हम आज से नहीं बहुत पहले 2 साल से कर कह रहे हैं, जो 3 नाम आज लेके आए हैं, वो 3 नाम हम 2 साल पहले दिखा चुके पूरे देश को। हम कह रहे हैं कि बाकी 12 भी उसी लिस्ट में है, हम ये एफिडेविट में दे देंगे सुप्रीम कोर्ट को। जनता के पास नाम कब आएंगे? इनफैक्ट ये तो बड़ा शायद भाजपा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से धन्यवाद कर रही होगी कि चलो ये बला टली, अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, हमारे पास नाम नहीं है। नाज़रीन, आपने देखा सारी पार्टी अपनी ढपली अपना राग अलाप रही है। जाहिर सी बात है कि ये मामला जो है कालाधन का, ये इतना आसान नहीं है। जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहा नहीं जा सकता कि शायद उसको ये जानकारी नहीं हो कि ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब सरकार में आई है तो उसको ये लग रहा है कि इसमें कहा बहुत कुछ गया, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा कुछ करना, तुरंत करना, 100 दिन में करना शायद मुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, कन्वेंशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जाहिर सी बात देश से बाहर का मामला है, लेकिन इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं भारत की 125 करोड़ आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करें। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।